अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे सियासत की और सियासी हलचल की। मुल्क में जो सियासी हलचल है उसमें 18वीं लोकसभा के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। आज यानी 6 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे 543 रुकनी पार्लिमान के नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपेगी, उनको पेश करेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनाब द्रौपदी मुर्मू साहिबा लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने का ऑफ़र देगी, उनसे फ्लोर टेस्ट लेगी। लेकिन अभी तो आंकड़ों से पता चल रहा है कि अभी तो मेजॉरिटी किसी पार्टी के पास नहीं है। हमारे मुल्क में दो तरह के इत्तेहाद है, जैसे आपको पता होगा। एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का इत्तेहाद है, जो बीजेपी और इसके इत्तेहादी दलों का इत्तेहाद है। दूसरी तरफ कांग्रेस का इत्तेहाद है, जिसको हम इंडिया ब्लॉक कहते हैं। जो कांग्रेस और इसके इत्तेहादी दल हैं उनको हम इंडिया ब्लॉक कहते हैं। पहले हम इनको यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नाम से जानते हैं। इस बार उन्होंने अपना नाम चेंज करके इंडिया ब्लॉक रखा है। तो आंकड़ों से पता चल रहा है कि किसी के पास अभी फुल मेजॉरिटी नहीं कि वो सरकार बनाए। लेकिन बीजेपी के इत्तेहादी दल यानी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार साहब की जीडीएस जनता दल यूनाइटेड अगर बीजेपी के साथ मिलते हैं तो एनडीए सरकार बना सकती है। क्योंकि जो सरकार बनाने का जो रेशियो होना चाहिए वो आउट ऑफ 543 में 272 सीटें जिसके पास होंगी या इससे ज़्यादा होंगी तो वो सरकार बना सकती है। इससे 272 से कम एक सीट भी नहीं चलेगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओबियसली एनडीए को बुलाएगी अपनी सरकार बनाने के लिए। 18वीं लोकसभा की सरकार बनाने के लिए एनडीए को न्योता दिया जाएगा कि वो फ्लोर टेस्ट करे कि अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो वो सरकार बनाए। तो ये मुल्की सतह पर है। तो अभी आने वाले 1-2 दिन में ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, भारत में किसकी सरकार बनेगी। तो अब हम जम्मू कश्मीर की सियासत पर आते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासी हलचल में काफ़ी उथल पुथल है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 2 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जम्मू की सीट और उधमपुर की सीट। उसके बाद जो अनंतनाग राजौरी सीट है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब्ज़ा किया है। श्रीनगर की सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई है। लद्दाख पार्लिमानी जो निशस्त है उस पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार हनीफा जान साहब ने कब्ज़ा किया है। जो छठी सीट है बारामूला की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी उथल पुथल देखने को मिला इलेक्शन के दौरान भी, काउंटिंग के टाइम भी, उसके बाद भी। क्योंकि इस पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल रशीद शेख साहब कामयाब हो गए हैं, जिसको आम भाषा में हम इंजीनियर रशीद के नाम से जानते हैं। ये एआईपी अवामी इत्तेहाद पार्टी के सुप्रीमो हैं, लीडर हैं। अभी तिहाड़ जेल में बंद है। इंजीनियर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इंजीनियर रशीद साहब अकेले पार्लियामेंट मेंबर ऐसे नहीं हैं जो पार्लियामेंट के लिए चुने गए और तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनके साथ एक और लीडर है, सिख रिलीजियस लीडर है अमृतपाल सिंह साहब, जो इंजीनियर रशीद के साथ ही 18वीं लोकसभा में चुने गए, लेकिन वो भी जेल में बंद है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या प्रोसीजर रहेगा अगर जो लोग जीत के आए हैं, जिनके पास लोगों का मैंडेट है। जैसे रशीद साहब 5.25 लाख वोटों से जीत गए हैं बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अभी उमर अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं, उनका ट्वीट आ गया है कि रशीद साहब के जीतने से यहाँ सक्सेसनिस्ट पार्टीज जो है वो फंडामेंटलिस्ट है, उनका रोल ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि उनका रोल आर्टिकल 370 के जाने के बाद काफ़ी कम हुआ था या ज़ीरो रह गया था, नेग्लिजिबल था। 2019 में जो सियासी उथल पुथल हुआ, जो आर्टिकल 370 को हटाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई, उसके बाद जो यहाँ पे हालात बने वो बिल्कुल शांतिपूर्ण बने और सक्सेसनिस्ट और फंडामेंटलिस्ट्स का रोल काफ़ी कम रहा, नेग्लिजिबल रहा। उसके बाद अगर इंजीनियर रशीद के जीतने से सक्सेशन या फंडामेंटलिज्म यहाँ एक बार फिर उभरता है
तो सेंटर को इस पे देखने की ज़रूरत है, इस बात को गौर से सोचने की ज़रूरत है कि क्या इंजीनियर रशीद साहब के जीतने से अकॉर्डिंग टू उमर अब्दुल्ला यहाँ सक्सेशन और फंडामेंटलिज्म का एक रोल दोबारा आ जाएगा नॉर्थ कश्मीर में, जैसे इंजीनियर रशीद साहब जीत गए। तो वो एक देखने फ्यूचर में देखेंगे कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब का ट्वीट सही मानों में कहीं वजूद में है कि ऐसे ही उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्वीट करके बोला है। तो अभी जैसे हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सक्सेशन और फंडामेंटलिज्म की जो कमर है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब उसका दोबारा से उठना, क्योंकि लोग उसको अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लोगों में उमर अब्दुल्ला साहब को बताना चाहता हूँ कि लोग अभी सक्सेशन और फंडामेंटलिज्म के साथ नहीं हैं, लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं। जो भी सरकार आए, जो भी पार्टी आए, पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, चाहे एनडीए हो, इंडिया ब्लॉक हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पार्टियां तो आती जाती रहे। आम लोगों का पर्सपेक्टिव ये है कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है वो ज़िंदा रहना चाहिए। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र का जो स्पिरिट है वो ज़िंदा रहना चाहिए। जैसे अभी इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब को लोगों ने सपोर्ट किया और एनआईए ने उनको एनओसी दे दी और डेमोक्रेटिक तरीके से वो इलेक्ट हुए। ये लोकतंत्र की जीत है, ये डेमोक्रेसी की जीत है। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को ज़िंदा होना चाहिए, ज़िंदा रहना चाहिए। और जो नेशनल पार्टीज़ हैं या जो प्रोविंशियल पार्टी, उनका भी यही मुद्दा रहना चाहिए कि वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को ज़िंदा रहे। बाकी पार्टियां आती जाती है, हार जीत तो होती है पॉलिटिक्स में। हम इंजीनियर रशीद साहब की बात कर रहे हैं कि उनके साथ एक और लीडर हैं जो पार्लियामेंट 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए हैं। उनका नाम अमृतपाल सिंह साहब है, वो सिख रिलीजियस लीडर हैं। अगर ये दोनों पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनका जो हलफ बर्दारी की जो तकरीब है वो कैसे है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। पहले जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो सुपरिंटेंडेंट तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को एक लेटर लिखेगा कि आप जनाब इंजीनियर रशीद साहब और अमृतपाल सिंह साहब को यहाँ हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल करें। लेकिन सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, जो तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट, वो अपनी बल पर उनको पेश नहीं कर सकते। उनको कोर्ट से आर्डर लेना होगा कि क्या हम जो लोगों के नुमाइंदे हैं, इंजीनियर रशीद साहब, अमृतपाल सिंह साहब, क्या हम इनको जेल से बाहर निकाल के हम 18वीं लोकसभा में हलफ बर्दारी की तकरीब में पेश कर सकते हैं। अगर उनको वो ऑर्डर मिलता है तो वो उनको एस्कॉर्ट करके, और एस्कॉर्ट भी एसीपी रैंक के ऑफिसर कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक का जो ऑफिसर है उनको एस्कॉर्ट करके वहाँ ले जा सकते हैं। उसके बाद हलफ बर्दारी की तकरीर में फिर उनको जेल में रखा जाएगा। अगर इसके दौरान उनको जो उनकी ट्रायल अभी कोर्ट में चल रही है, अगर उनको सज़ा सुनाई जाती है 2 साल या उससे ज़्यादा, तो उनकी लोकसभा की जो नशिस्त उन्होंने जीती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये लीगल प्रोसीजर है इसका, ये कानून है कि अगर उनको 2 साल या उनसे ज़्यादा की सज़ा लगती है तो उनका लोकसभा का जो मेंबरशिप पार्लियामेंट है वो उनको ख़त्म हो जाएगी, वो उसका लॉस हो जाएगी। उसके बाद अगर वो मेंबर पार्लियामेंट रहते हैं तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट को कैसे अटेंड करें, ये ज़रा हम समझने की कोशिश करें। उसके बाद जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगा पार्लियामेंट्री कमेटी में। क्या पार्लियामेंट्री कमेटी को ये लग रहा है कि जो हमारे लीडर ऑफ पीपल हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है, जो लोकसभा में नुमाइंदे हैं लोगों के, अमृतपाल सिंह साहब और इंजीनियर रशीद साहब, क्या वो हमारी ज़रूरत है उनको पार्लियामेंट में? तो एक रेजोल्यूशन पास होगा, पार्लिमानी कमेटी उस पर सोच विचार करके वो सुप्रीटेंडेंट ऑफ जेल को एक लेटर लिखेंगे कि इनको पार्लियामेंट सेशन में पेश किया जाए। या जो पार्लियामेंट स्पेशल सेशन होता है, कोई भी सेशन जो पार्लियामेंट है उनको पेश किया जाए, और उन सेशन ख़त्म होने के बाद भी उनको जेल में रखा जाए जब तक उनका ट्रायल कंप्लीट होता है। तो इस दौरान भी उनको एक एस्कॉर्ट करना होगा। एसीपी रैंक के ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के ऑफिसर उनको एस्कॉर्ट करेगा फ्रॉम जेल टू द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे हम और बात करेंगे सियासत और सियासी हलचल में। आप सभी लोगों का हमारे